नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ में गर्भ शारीर के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पर गर्भ शारीर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि ये जो पूरा आयुर्वेद का टॉपिक है गर्भ शारीर, ये पूरा आपका 15 नंबर का आएगा। तो 15 नंबर में नंबर आप जो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो बढ़ जाएंगे। और इसमें हम लोग भी अभ्यास जो प्रैक्टिस सेट है उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे ये भी बढ़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे, गर्भ की परिभाषा में किस आचार्य ने आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया है। तो ये बहुत ही एक तरह से टेक्निकल प्रश्न बन सकता है कि सिंपली हम लोग गर्भ की परिभाषा अकॉर्डिंग टू चरक जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हम लोग याद करते हैं, लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्ट कुछ टर्म को याद नहीं रखेंगे तो हम लोग का 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बिगड़ जाएगा। तो देखते होंगे कि किस आचार्य ने जीव के लिए अर्थात आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि शुक्र शोणित, जैसा कि जब चरक की बात करते हैं तो शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुच्छिगते गर्भ संज्ञा भवती। तो यहाँ पर आचार्य चरक ने जीव से शुक्र शोणित जीव संयोगे कहा है, अर्थात आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये जीव शब्द आत्मा के लिए आया है। तो ये टेक्निकल प्रश्न है, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न होगा आपका कि शुक्र का गंध होता है। तो हम लोग जानते हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र की बात किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पर देखा था कि शुक्र का जो गंध था, तो यहाँ पर देखेंगे मधुर गंधी। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि शब्दों का फेर होता है, मधुर गंधी है कि मधुगंधी है कि अम्लगंधी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपका तुरंत ध्यान जाता है कि शुक्र का श्लोक कौन सा है। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। तो क्या कहता है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। तो देखेंगे मधुर रस होता है जबकि मधुर रस होता है, जबकि मधुगंधी अर्थात गंध कैसा होता है, मधु के गंध के समान होता है। तो देख रहे होंगे कि मधुगंधी ये इसका गंध होता है, जबकि मधुर क्या है, मधुर इसका रस होता है। पर्टिकुलर कौन सी रस की प्रधानता होती है, मधुर रस की प्रधानता यहाँ पर होती है शुक्र में। और अम्लगंधी है नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, इसका मतलब हम लोग का मधुगंधी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न, आचार्य सुश्रुत ने शुक्र का स्थान बताया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 7 धातुओं की बात करते हैं उनमें शुक्र भी 7वीं धातु होती है, लेकिन शुक्र के कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र जब हम देखते हैं गर्भ शारीर के अंतर्गत, तो वहाँ पर शुक्र का जब विस्तृत अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि शुक्र का स्थान क्या है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है वृषण। तो वृषण ऑप्शन जैसे ही आप देखेंगे तुरंत मॉडर्न से दिमाग से जाता है कि टेस्टिस वाला पार्ट है, यहीं पर स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो आयुर्वेद में धोखा खा जाएंगे। लेकिन यहाँ आयुर्वेद में सुश्रुत ने शुक्र का जो स्थान बताया है, देखेंगे अदर ऑप्शन देखेंगे तो सर्व शरीर दिया है, आमाशय दिया है, पक्वाशय दिया है। आमाशय पक्वाशय है नहीं, क्योंकि वहाँ पर शुक्र को उन्होंने सर्व शरीर दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें मॉडर्न से नहीं, हम लोग को आयुर्वेद का पॉइंट देख रहे होंगे तो आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे, अर्थात जिसका जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से देखेंगे। तो पहला ऑप्शन वृषण है, ये गलत हो जाएगा अगर आप टिक करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन सर्व शरीर होता है। फिर देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे, आचार्य सुश्रुत ने शुक्र दोषों की संख्या मानी है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग शुक्र दोषों की, जब शुक्र की बात करते हैं, शुद्ध शुक्र की बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र में, तो शुक्र के एक तरह से दोषों की संख्या के बारे में बात होती है। तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि किसी ने 11 माना है, किसी ने 7 माना है और अन्य लोगों ने 8 माना है। तो किसने 11 माना, तो हम लोगों ने देखा था कि आचार्य सुश्रुत ने 11 माना है और आचार्य भेल ने 7 माना है। बाकी अन्य सभी के जो भी दोष पूछे जाएंगे वो 8 होंगे। तो बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं कि घुमा फिरा के आपसे पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर सुश्रुत के हिसाब से पूछ रहा है, इसका मतलब सुश्रुत के हिसाब से जो शुक्र दोष की संख्या होगी 7, तो देखेंगे भेल के हिसाब से 8 जो है अन्य के हिसाब से, उसमें चरक भी आ जाते हैं। बाकी सुश्रुत का जो मत है वो 11 हो गया। लास्ट ऑप्शन देखेंगे ऑल। तो दिमाग में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 11, 8, 7 पढ़ा है, लेकिन अन्य लोगों के हिसाब से है, अर्थात इसे 3-4 लोगों का मत है। यहाँ पूछ रहा है सुश्रुत का, इसलिए ऑप्शन होगा थर्ड सी।
तो ऑप्शन सी अर्थात 11 हो जाएगा। फिर देखेंगे फिफ्थ नंबर का प्रश्न बनता है। फिफ्थ नंबर का क्या प्रश्न है, स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। ये जो सेंटेंस है या जो श्लोक है किसके लिए आया, कुछ इस तरह का दे दे हाफ लाइन, स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। तो अगर आप उसकी दूसरी लाइन याद रखेंगे तो एग्जैक्ट आपको याद हो जाएगा कहाँ का है। शुक्रम इच्छन्तु केचित्तु तैल छौद्र निभम तथा। तो ये सुश्रुत ने बोला है, शुक्र के लिए बोला है, तो ये अगर हाफ लाइन पूछ देगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी दोनों लाइन को याद रखना पड़ेगा कि शुक्रम इच्छन्तु केचित्तु तैल छौद्र निभम तथा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है स्फटिक ये किसके लिए आया है, शुक्र। पहला ऑप्शन शुक्र है, दूसरा आर्तो, तीसरा गर्भ, चौथा नन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सटीक, ये शुक्र हो जाएगा। स्फटिकावम एक तरह से द्रवम एकदम, ये शुक्र के स्वरूप की बात कर रहा है, शुद्ध शुक्र की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे छठे नंबर का, शुद्ध आर्तव का लक्षण है। तो ये देखेंगे ये शुद्ध शुक्र का लक्षण का श्लोक हो गया। ये देखेंगे शुद्ध आर्तव के लक्षण में श्लोक अगर हम लोग को याद रखेंगे, अगर सुश्रुत का श्लोक अगर किसी को याद होगा तो हम लोग को एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, सस अश्रिक प्रतिमम अर्थात खरगोश के रक्त के समान, ये ठीक है। लाच्छा रस उपमम, अच्छा लाच्छा रस के समान, ये भी ठीक है। यद वासो न विरंजयेत, यद वासो न विरंजयेत अर्थात जो वस्त्र पर लगने पर धुलने पर उसमें रंजन न हो, अर्थात उसको कपड़े को रंगी एक तरह से उसमें कपड़े पे न लगे अर्थात छूट जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ हम लोग का चौथा ऑप्शन ऑल है, ये होना चाहिए। तो सही मायने में जो ऑल वाला ऑप्शन है ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आर्तव दोषों की संख्या है। इससे पहले हम लोगों ने शुक्र दोषों की संख्या देखा था। तो शुक्र दोषों की संख्या में सुश्रुत के 11 होते हैं, भेल के 7 होते हैं, अन्य सभी के 8, उसमें चरक भी आते हैं। लेकिन जब कभी भी आर्तव दोषों की बात आती है तो उस समय हम लोगों ने पढ़ते समय एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट कहा था कि आर्तव के दोषों की संख्या जब भी पूछे आंख बंद कर सभी लोगों ने एक ही संख्या बताई है। वो कितने होते हैं, वो संख्या है आपका 8। तो देख रहे होंगे कि आर्तव दोषों की संख्या एग्जैक्ट कितनी होती है। यहाँ पर जितने लोगों ने आर्तव दोष का नाम लिया वो सभी ने संख्या 8 ही बोला है। इसका मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं, आर्तव दोषों में संख्या 8 होती है। 11 देखेंगे शुक्र में, शुक्र की बात कर लेंगे तो इसमें देखेंगे ये 11 सुश्रुत ने बताए हैं और 7 भेल ने बताया है, ये चरक ने बताया, अन्य सभी ने बताया। लेकिन ये शुक्र की बात कर रहा हूँ, आर्तव दोषों की संख्या सभी ने एक तरफ से 8 बोली है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे 8वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि गर्भावस्था में किस माह में या किस मास में कलल की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहला जो प्रश्न पढ़ते हैं गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्रम के अंतर्गत, तो हम लोग को सबसे पहला श्लोक होता है प्रथम मासे कललम जायते। तो क्या कह रहा है, प्रथमम मासे अर्थात प्रथम मास में कलल की उत्पत्ति होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रथम मास में ही इसका आंसर होगा। पहला आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं होगा, प्रथम मास इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9th प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के किस माह में पंचपिंडिका की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि प्रथम मास में कलल की उत्पत्ति हो रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कलल से क्या पूछ सकता है कि कलल होता है किसके स्वरूप का, कलल का स्वरूप होता है। तो वहाँ ऑप्शन देगा पित्त के स्वरूप का, वात के स्वरूप का, कफ के स्वरूप का, या कफ मतलब श्लेष्मा के स्वरूप का। तो ये कलल जो होता है श्लेष्मा, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नेजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कुछ इसी से रूप का कलल होता है। तो ध्यान रखिएगा, श्लेष्मा के स्वरूप का कलल होता है, श्लेष्मा के या कफ के स्वरूप का कलल होता है। आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। फिर देखेंगे किस माह में पंचपिंडिका की उत्पत्ति होती है। तो पंचपिंडिका जब हम लोग को मासानुमासिक वृद्धि क्रम का पूरा श्लोक याद होता है तो हम लोग को उसी टर्म में आता है तृतीय हस्तपाद पिंडिका, तृतीय हस्तपाद पंचपिंडिका निर्वंतते, तृतीय हस्तपाद शीर्ष। अर्थात तृतीय मास में क्या होता है, हाथ दो पैर एक सिर की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो गर्भ होता है ये पंचपिंड के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो कहा गया है तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वंतन्ते। तो यहाँ क्लियर कट कह रहा है किस मास में पंचपिंडिका अर्थात 2 हाथ 2 पैर एक सिर की उत्पत्ति हो रही है। तो हम लोग कह रहे हैं तृतीय, अर्थात प्रथम में है नहीं। ऑप्शन आपका बी सही होगा, चतुर्थ और पंचम नहीं है, ऑप्शन बी अर्थात तृतीय माह
क्लियर कट ये आंसर होगा। तृतीय ऑप्शन बी। लास्ट प्रश्न देखते हैं 10th नंबर का, इस पेज का देखेंगे। गर्भावस्था के किस माह में ओज अस्थिर होता है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जब ओज की बात आती है तो वहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। 5th मंथ, 5वें महीने में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में। ये आपको कमेंट बॉक्स में हम लोग को देना है कि किस महीने में ओज अस्थिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग, 11th नंबर का प्रश्न है। गर्भावस्था के किस माह में या मास में बुद्धि का विकास होता है? जैसा कि हम लोग देखते हैं सबसे, अगर गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि क्रम में सबसे छोटा श्लोक है तो सबसे इसी माह का जो बुद्धि का विकास है सबसे छोटा श्लोक होता है षष्ठे बुद्धि, अर्थात बुद्धि का विकास 6ठे माह में होता है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो कि चौथा ए ऑप्शन 4 है, बी 5 है, ए सी 6 है। इसका मतलब हम लोग का सही करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अर्थात षष्ठे बुद्धि अर्थात 6ठे माह में बुद्धि का विकास होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न देखेंगे। मनः प्रतिबुद्धतरम किस माह में होता है? अर्थात मन अधिक बुद्धतर अर्थात अधिक विकसित, कह रहा है मनः प्रतिबुद्धतरम, मन जो है अन्य माह की तुलना में किस माह में और अधिक विकसित होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 6ठे में तो बुद्धि होती है, उससे एक माह पहले अर्थात पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थात बी 5वें माह में मनः प्रतिबुद्धतरम भवति। उसके बाद देखेंगे कि आचार्य चरक ने किस माह को प्रसव के लिए अगण्य बोला है? तो आचार्य चरक ने किस माह को प्रसव के लिए अगण्य बोला है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसव के लिए अर्थात डिलीवरी नहीं कराना चाहिए, अगण्य का मतलब किस माह में डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य चरक ने 8वें माह में बोला है कि 8वें माह में जो ओज होता है माता के हृदय, कभी माता के हृदय में कभी शिशु अर्थात गर्भ के हृदय में, ये अस्थिर होता है। तो इस कंडीशन की वजह से, ओज अस्थिर होने की वजह से 8वें माह में क्या होता है कि इसमें अगर डिलीवरी होती है तो मृत बालक जीवित नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रसव के लिए अगण्य अर्थात डिलीवरी न कराने के लिए बोला। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा, 8वां माह। उसके बाद देख रहे होंगे 14वें नंबर का प्रश्न, आप महाभूत का कार्य है, अर्थात गर्भ के विकास में आप महाभूत का कार्य है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका मीनिंग क्या होता है। जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप इसका अर्थ नहीं जान पाएंगे या इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। या तो आपको श्लोक याद हो, तो आप लोग को जैसा कि श्लोक हम लोग देखते हैं गर्भ विकास में देखते हैं कि वायुर्विभजति तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति। तो वायु क्या करता है? पहला ऑप्शन विभाजन है, जिसका मतलब ये वायु का कार्य है। तेज एन पचती, तो देखेंगे तेज महाभूत का क्या कार्य है? पाचन क्रिया है। आपह क्लेदयंती, तो आप जो होता है अर्थात जल महाभूत, यहाँ पर क्या आप क्या है? जल महाभूत, इसका क्या काम है? क्लेद उत्पन्न करना, क्लेदन उत्पन्न करना, गीलापन उत्पन्न करना, ये काम है जल महाभूत का। अर्थात आप मतलब जल महाभूत हो गया। ये ऑप्शन नंबर 3 या सी सही है। बाकी देख रहे होंगे पृथ्वी संघनंती, तो अर्थात पृथ्वी से कंडेंसेशन होता है, उसमें सॉलिडनेस आती है, संघनन होता है। तो पृथ्वी महाभूत का काम है संघनन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 14 नंबर का प्रश्न। अब देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न, अपरा का निर्माण होता है। अपरा जैसा कि हम लोग जिसको मॉडर्न में हम लोग प्लेसेंटा से कोरिलेट करते हैं, और कहीं कहीं पर इसको कहीं कहीं पर अमरा शब्द भी इसके लिए आया है। अपरा के लिए अमरा भी शब्द होता है, और कहीं कहीं पर जरायु शब्द भी अपरा के लिए आया है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर अपरा का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अपरा का जब देखते हैं श्लोक क्या है, तो देखेंगे रस से है, रक्त से है या आर्तो है, मांस या मेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अपरा का निर्माण किस तरह से होता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि प्रति माह जो संचित जो रक्त होता है स्त्रियों में मासिक धर्म के समय जब गर्भ का निर्माण हो जाता है, तो क्या होता है कि आर्तव स्रोत अवरुद्ध होने की वजह से योनि मार्ग से बाहर ना आकर वो शरीर में एकत्रित होने लगता है, अर्थात गर्भाशय में एकत्रित होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अपरा का निर्माण होता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो आर्तव प्रतिमाह जो बाहर निकल रहा था वो अब बाहर ना आकर एकत्रित हो जा रहा है। इसका मतलब निर्माण किससे हो रहा है?
कि एक तरह से रक्त या आर्तों से हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है उसी में ये आंसर छिपा हुआ है, रस से नहीं है, रक्त या आर्तों, ऑप्शन बी सही है, मांस और मेद से नहीं है, तो ऑप्शन बी अपराग निर्माण सही है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 देख रहे होंगे आप लोग, अपरा निर्माण में कौन सा स्रोतस अवरुद्ध होता है। तो हम लोगों ने देखा अभी कि जब प्रतिमास स्त्री की योनि से जो है संचित जो रक्त होता है वो बाहर नहीं आता। तो बाहर क्यों नहीं आता है, क्योंकि पर्टिकुलर कौन सा स्रोतस अवरुद्ध होता है, आर्तव वह स्रोतस अवरुद्ध होता है, आर्तव वह स्रोतस अवरुद्ध होता है। इसका मतलब देखेंगे रस व स्रोतस नहीं है, मांस व स्रोतस नहीं है, आर्तव स्रोतस ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी, और मेद व स्रोतस नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। फिर देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर, रक्त के फेन से उत्पन्न होता है। तो हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो शरीर के अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति किससे होती है, तो उसके बारे में देखेंगे। रक्त के फेन से उत्पन्न होता है, देखेंगे तो क्या उत्पन्न होता है, तो ये देखेंगे फुफ्फुस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है उंडुक है, तीसरा ऑप्शन है यकृत है, चौथा ऑप्शन है प्लीहा है। तो आपको बताना है कि रक्त के फेन से क्या उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रक्त के फेन से फुफ्फुस उत्पन्न होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फुफ्फुस रक्त के फेन, देखेंगे क्या याद करना है, फेन शब्द को अंडरलाइन करना है। फेन, फेन का फ, फुफ्फुस का फ, देखेंगे किसी ऑप्शन में आपका फ नहीं है, तो रक्त के फेन की बात कर रहा है, अर्थात फेन का फ, फुफ्फुस का फ। एक तरह से आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, अर्थात सही जवाब क्या होगा, फुफ्फुस, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम लोग को कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमारा पुराना लेक्चर देख लेंगे, जब ये गर्भ के प्रकरण में कि अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति के बारे में, तो यहाँ पर क्लियर कट हमने फंडा बताया है याद करने के तरीके। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। उंडुक की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि जानते हैं उंडुक को किससे कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में, अगर जब तक मॉडर्न से कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग का ये सेंस, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। देखेंगे रक्त से, रक्त के फेन से, रक्त के मल से, या ऑल सभी से। तो हम लोग को ध्यानना है कि उंडुक की उत्पत्ति, देखेंगे रक्त से तो यकृत प्लीहा की उत्पत्ति होती है। तो देखेंगे रक्त से क्या उत्पन्न होता है, यकृत और प्लीहा दोनों की उत्पत्ति यकृत रक्त से होती है। फिर रक्त के फेन से, इससे पहले प्रश्न में हमने देखा कि फुफ्फुस की उत्पत्ति हो रही है, तो बचा क्या, रक्त के मल से। तो इसका मतलब रक्त के मल से हम लोग का उंडुक की उत्पत्ति हो रही है। तो आल तो हो नहीं सकता क्योंकि रक्त से यकृत प्लीहा था, रक्त के फेन से फुफ्फुस था, बचा क्या आपका, रक्त के मल से उंडुक की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर याद कैसे रहेगा कि रक्त के मल से उंडुक है, तो मल अर्थात अगर पुरुष की बात कर लें और उंडुक का मतलब होता है सीकम, तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है सीकम, उसको हम लोग उंडुक बोलते हैं। तो और लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल से ही पुरुष अर्थात मल का निर्माण होता है। तो उंडुक मतलब सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का मल से संबंध होता है, उसी तरह से रक्त के मल से आपका उंडुक की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से हम लोग उसको याद कर लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। फिर देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न देख रहे होंगे, हृदय की उत्पत्ति होती है। तो हृदय की उत्पत्ति हम लोग देख रहे होंगे, हृदय की उत्पत्ति रक्त प्लस मेद से, दूसरा ऑप्शन है रक्त प्लस कफ से, तीसरा ऑप्शन है रक्त प्लस फेन से, चौथा ऑप्शन है रक्त से। तो हम लोग को देखा था रक्त, जो हृदय को हम लोग कैसे याद किए थे, तो हृदय हम लोगों ने कहा था कि हृदय का जो शेप होता है फिस्ट शेप होता है, अर्थात मुट्ठी के आकार का होता है। जब मुट्ठी बांध देते हैं तो कहते हैं मुट्ठी मतलब हाथ, हाथ का मतलब होता है कर, तो कर शेप का होता है हाथ या मुट्ठी होता है। तो कफ प्लस रक्त कर हो जाएगा। तो यहाँ पे हृदय के लिए हम लोगों ने कौन सा पर्टिकुलर उत्पत्ति बताया था, कर, देखेंगे कफ और रक्त। तो देखेंगे कर, कफ, रक्त, अर्थात हृदय के जो शेप होता है फिस्ट शेप का होता है, मुट्ठी बांधते हैं, हाथ की मुट्ठी बांधते हैं। तो हाथ अर्थात कर, कर, कफ और रक्त के प्रसाद भाग से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न आपका होगा, वृक्क की उत्पत्ति होती है। तो वृक्क की उत्पत्ति किससे होती है, जैसा कि जानते हैं वृक्क अगर मॉडर्न में अगर हम किडनी कहते हैं तो वृक्क के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। और जनरली हम लोग कहते हैं कि मदिरा या शराब पीने से किडनी खराब होती है। जनरली हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में, अति मात्रा में मदिरा का सेवन किया जाए तो
किडनी खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से हम लोग को याद करते हैं कि वृक्क में कुछ लोग बिल्कुल कहते हैं रम जाते हैं, अर्थात कुछ लोग मदिरा में बिल्कुल रम जाते हैं। अर्थात हम लोगों ने क्या कोड दिया था, रमे, रक्त और मेद। देखेंगे रक्त से तो हम लोग यकृत प्लीहा बन रहा था, रक्त प्लस मेद अर्थात र में, रक्त का र, देखेंगे रक्त का र, मेद का म, रमे हो जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं वृक्क की उत्पत्ति होती है। तो रमे या रम, तो रम का संबंध वृक्क से होता है। रम देख रहे होंगे, रम अर्थात रमे या रम, वृक्क से संबंध है, रम का शराब का, दारू का, और रक्त प्लस कफ है, रक्त प्लस मल है। ये सब चीज़ें तो अलग हो गया। रक्त के मल से हम लोगों ने देखा था कि उंडुक की उत्पत्ति हो रही थी, बट हमें रमे अर्थात रक्त के मेद से वृक्क की उत्पत्ति हो रही है। लास्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे आज इस गर्भ प्रकरण में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखेंगे गर्भ के जन्मोपरांत उत्पन्न होने वाले अंग अवयव अर्थात अंग प्रत्यंग कौन कौन से हैं, अर्थात गर्भ के जन्मोपरांत। जैसे इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे ही बालक जब डिलीवरी होती है अर्थात जन्म होता है तो उसके बाद कौन कौन से अंग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है दांत, दांत जन्म के बाद ही आता है। दूसरा है व्यंजन, व्यंजन का मीनिंग क्या होता है कि जो होते हैं दाढ़ी, मूछ के बाल या एक्जिला या साइड के बाल होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होते हैं ये व्यंजन बोले जाते हैं। व्यक्ति भाव, व्यक्ति भाव का मतलब क्या होता है कि स्त्रियों में आर्तों की उत्पत्ति, पुरुषों में शुक्र की उत्पत्ति, ये व्यक्ति भाव कहे जाते हैं। इसका मतलब दांत हो, व्यंजन हो, मूछ और दाढ़ी के बाल हो, और व्यक्ति भाव, पुरुषों में शुक्र, स्त्रियों में आर्तो, एक तरह से भाव या उत्पन्न होना ये जन्म के बाद होता है। इसका मतलब आल ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन हम लोग का सही है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो हो सकता था इसमें बनाया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका जो टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।